फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट मोहम्मद वली इफ्तिखार आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल में। आज का वीडियो हमारा यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ लॉ के ऊपर है। जो लास्ट वीडियो था वो इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू एलएलबी के ऊपर था कि आप एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलएलबी ऑनर्स क्या होता है, एलएलबी 3 इयर्स क्या होता है और लॉयर एडवोकेट के बीच में क्या डिफरेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज हम लॉ की यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो आज के टाइम में ये है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है और क्राइम हमेशा से बहुत ज़्यादा था। तो जो बेसिक यूटिलिटी है वो मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ होती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो अगर लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसका जो मीडियम है वो एडवोकेट है, हमेशा उसका मीडियम एडवोकेट है। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको भी अलर्ट रहना है और आपको भी लीगली एनलाइटेंड रहना है। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम में किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाए या कोई भी क्राइम हो जाए, किसी भी तरह की चीज़ हो जाए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्रिमिनल इवेंट हो जाए, एक इंसिडेंट हो जाए जिसे आप बेसिकली हर आदमी अवॉइड करना चाहेगा, तो आप क्या करते हैं। किसी गॉड फॉरबिड किसी के घर में चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, अबडक्ट कर लिया, कोई भी किसी भी तरह का क्राइम हो गया, तो आदमी क्या करेगा। फर्स्ट इंस्टेंस में वो एफआईआर दर्ज कराएगा। एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे सीआरपीसी कहते हैं, सीआरपीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है, उसके सेक्शन 154 में डिफाइंड है। अब जब एफआईआर किन्हीं वजहों से रजिस्टर्ड नहीं हुई, कई बार ऐसा होता है एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हो पाई, तब हमारे पास क्या रेमेडी है। तब हमारे पास जो रेमेडी है वो रेमेडी है सेक्शन 156 सब सेक्शन 3, 156(3), 156(3) सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें हमारे पास ये रेमेडी है कि इसमें जो एफआईआर होती है वो एफआईआर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू होती है, बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इसमें कॉग्निजेंस जो होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू की जाती है। एक कंप्लेंट केस के फॉर्म में एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है एफआईआर लिखने को। जो रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन है, जो जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन है, जो आपका जुरिसडिक्शन में आता है, जुरिसडिक्शन को क्षेत्र अधिकार कहते हैं, तो वो उसको डायरेक्ट किया जाता है और फिर एफआईआर की जाती है और वो एक बिल्कुल एक कंप्लेंट केस की तरह, एक मुकदमे की तरह चलती है और फिर उसमें जजमेंट होता है। तो एक जो सबसे बड़ी यूटिलिटी यही है कि जब हम एफआईआर ना करा पाए तो हमारे पास कोर्ट की रेमेडी है। हमेशा हमारे पास कोर्ट की रेमेडी है। आज भी लोग जब कहीं पे हार जाते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी के साथ कुछ भी गलत होता है, तो वो ये कहते हैं कि आई सी यू इन द कोर्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज भी एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, दैट इज द कोर्ट ऑफ लॉ। अब दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्योंकि हम यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ लॉ की बात करें तो अभी हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं कि लॉ की यूटिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हमने एफआईआर की यूटिलिटी बताई कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई तो उसके बाद हम 156(3) में जा सकते हैं, कॉग्निजेंस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट करा सकते हैं। और एफआईआर दर्ज कराने की सबसे बड़ी यूटिलिटी ये रहती है कि जो क्रिमिनल होता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। फिर वो 24 घंटे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसे पेश किया जाता है और फिर जो भी फैक्ट्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर फिर जजमेंट दिया जाता है। तो आप कोई भी गलत काम करके आप बच नहीं सकते। तो हमारे पास बहुत सी रेमेडीज हैं इस तरह की। तो एफआईआर इज वन सच अ रेमेडी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और एक और रिपोर्ट भी होती है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, उसे एनसीआर कहते हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है। और अब हमने एफआईआर की बात की, अब हम आगे और चीज़ों की बात करेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमको लैंड परचेज करना होता है, बहुत लोगों को रेंट एग्रीमेंट्स कराने होते हैं या उनको घर बनाना है, प्लॉट खरीदना है, कोई भी चीज़ करनी, तो उसके लिए अगर हमको कोई भी लैंड परचेज करना है या कोई बंगला परचेज करना है, कोई विला परचेज करना है, कोई भी घर परचेज करना है, कुछ भी हमें करना है, तो उसका जो मीडियम तो एडवोकेट होगा। क्योंकि आप एडवोकेट के थ्रू लिटिगेशन भी करवा सकते हैं, एडवोकेट के थ्रू आप सारे लीगल कंप्लायंसेस भी करा सकते हैं। तो इसमें सेल डीड होती है जो रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर्ड होती है। जैसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप चले जाएं तो नोटराइज फॉर्म में आपको मिलते हैं, वो नोटरी के थ्रू होते हैं। लेकिन जब भी कोई डॉक्यूमेंट आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये जो सेल डीड है वो रजिस्ट्री ऑफिस में होती है, उसमें विटनेसेस लगते हैं, उसमें हर चीज़ रिकॉर्ड पे होती है और वाया मीडियम ऑफ एडवोकेट जिसे कि ये सेल डीड प्रोसेस में होती है। चाहे किसी कंपनी को कोई प्लॉट खरीदना हो या किसी नॉर्मल आदमी को कोई बंगलो खरीदना हो या कुछ भी करना हो, किसी भी आम आदमी को, खास आदमी को, बड़े आदमी को, छोटे आदमी को,
दैट इज नन ऑफ द कंसर्न। एक मीडियम है वो है एडवोकेट, और एक जगह है वो है रजिस्ट्री ऑफिस। कोई भी चीज़ परचेज करनी है या लीज या मॉर्गेज करनी, फॉर एग्जाम्पल लीज डीड, तो भी आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेज डीड, उसके लिए भी आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा और एडवोकेट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। और अगर आपको अपनी शादी रजिस्टर्ड करानी है तो भी आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज के लिए भी आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा। अपनी शादी रजिस्टर्ड कराने के लिए भी आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा। तो और उसका मीडियम एक एडवोकेट रहेगा। अब सेल डीड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने सेल डीड तो कर ली। मैं बता रहा हूँ कि ये यूटिलिटी ऑफ लॉ है, ये लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। अब आपने सेल डीड तो कर ली, लेकिन सेल डीड कराने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है म्यूटेशन, जिसे दाखिल खारिज कहते हैं। और दाखिल खारिज की एक सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंस ये होती है कि वो भी एक कंप्लायंस लिटिगेशन, मैं उसे कहूँगा, मेरे हिसाब से वो एक कंप्लायंस लिटिगेशन है। वो बिल्कुल एक मुकदमे की तरह चलता है, आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस ओनर था, जिससे आपने ज़मीन या प्लॉट या बंगला वॉटेवर आपने ख़रीदा था, अब उसका नाम हट के जो प्रेजेंट ओनर है, आप फॉर एग्जांपल, आप अगर आपने किसी से, ए ने बी से ज़मीन खरीदी या एक्स ने वाई से ज़मीन खरीदी, तो एक्स ने जब वाई से ज़मीन खरीदी तो वाई का नाम हट के वाया म्यूटेशन अब एक्स का नाम चढ़ेगा, तो अब वो प्रेजेंट ओनर है। अब जब वो अपनी ज़मीन, मकान, दुकान या कुछ भी किसी को बेचेगा, तब उसका नाम हट के उस वक्त का जो प्रेजेंट ओनर होगा, अगर वो बेचना चाहे तो उस वक्त का जो प्रेजेंट ओनर होगा, जिसने उसको पैसा दिया है, उसकी ज़मीन का, बंगलों का, फॉर एग्जांपल उसके प्लॉट का, फिर उसका नाम चढ़ेगा वाया म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेल डीड बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद म्यूटेशन कराना बहुत ज़रूरी है। फ्री होल्ड की भी बहुत सी ज़मीनें होती हैं, फ्री होल्ड के भी बहुत से प्लॉट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे इन डिटेल बात करूंगा जब मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूंगा, तो बहुत से चैप्टर्स को मैं कवर करूंगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, और चाहे सेल डीड हो, चाहे मॉर्गेज डीड हो, चाहे लीज डीड हो, ये सारी की सारी चीज़ें रजिस्ट्री ऑफिस में होती हैं। और रेंट एग्रीमेंट्स बनते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रिन्यू कराने पड़ते हैं। अगर आपको जैसे कि ये टेनेंट को अपनी जगह नहीं देनी है, तो फिर आप उस अग्रीमेंट को आगे एग्जीक्यूट नहीं करते, आप उसे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो वो बहुत से एग्रीमेंट्स होते हैं जो नोटराइज फॉर्म में होते हैं, जिसमें जो नोटरी की मुहर लगती है, सिग्नेचर होता है, सब कुछ होता है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन कराना इतना ज़रूरी नहीं होता। और अगर आपको स्टैम्प्स लेने हैं, तो अगर आपको एग्रीमेंट्स बनवाने हैं, आपको बहुत सी चीज़ें करनी, तो उसके लिए कोर्ट, रजिस्ट्री ऑफिस और जैसे कि ये स्टैम्प वेंडर्स, ये सब अवेलेबल रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यूटिलिटी की होती हैं। ये यूटिलिटी ऑफ लॉ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको बहुत से ओथ कमिश्नर्स मिल जाएंगे, और जैसे कि ये वहाँ पे आप स्टैम्प्स भी खरीद सकते हैं। अगर आपको बैंड खरीदना है, फॉर एग्जांपल बीइंग अ लॉयर, अगर आपको बैंड खरीदना है तो आपको वहाँ बैंड भी मिल जाएगा। तरह तरह के आपको फॉर्म्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। लॉयर्स तो बैठते ही हैं, ऊपर से फिर हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स में अपील्स होती हैं, रिट्स होती हैं, 482 होता है। आपको अगर फॉर एग्जांपल जो यंग लॉयर्स होते हैं, अगर उनको गाउन्स ख़रीदने हैं, अगर उनको बैंड्स ख़रीदने हैं, या उनको इवन बुक्स भी ख़रीदनी हैं, तो ये सारी चीज़ें जैसे कि ये आपको अवेलेबल रहती हैं। इवन कोर्ट्स में जैसे कि ये वेंडर्स होते हैं जो गाउन्स प्रोवाइड कराते हैं आपको, जो आपको बैंड्स प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको स्टेशनरी भी प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे कि ये वहाँ पे बुक शॉप्स भी होती हैं, ठीक है। और हर कोर्ट में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहाँ उनकी अपनी एक लाइब्रेरी होती है, जो जितने भी यंग लॉयर्स हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। इन केस ऑफ बुक्स, इन केस ऑफ एनीथिंग, तो एवरीथिंग इज़ बीइंग अवेलेबल। तो ये यंग लॉयर्स के लिए भी है, और ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है, जिनको बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती लॉ के बारे में, कि अगर हम कोर्ट जाएँ तो हम क्या करें। अगर हमें कोर्ट जाना है, तो अगर एक छोटा सा अग्रीमेंट भी बनवाना है, अगर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बनवाना है, और कोई भी चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें वाया मीडियम ऑफ एडवोकेट होती हैं। एडवोकेट इन सारी चीज़ों को प्रोसेस और एग्जीक्यूट करता है। और डॉक्यूमेंटेड वर्क जितना भी होता है, ये सब वाया एडवोकेट होता है। और लिटिगेशन में भी आपको जो जैसे कि ये जो आपके लिए स्टैंड लेगा, जो आप को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी एक एडवोकेट होता है। ये भी कई जगह पे प्रोविजंस हैं कि विदाउट, इफ़ यू आर नॉट एन एडवोकेट, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस हैं कि कई बार आप अपील में नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, वो होती है कि अगर आपको फर्म रजिस्टर्ड करानी है,
तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म है वो भी वकील के थ्रू होता है। अगर आपको कंपनी रजिस्टर्ड करानी है वो भी वकील के थ्रू होता है, एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है, एक पूरा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आरओसी के थ्रू होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म है वो लॉयर्स कराते हैं, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कराते हैं, वो भी रजिस्ट्री ऑफिस में होता है। अगर आपको कोई फर्म रजिस्टर्ड करानी है, आप सोल प्रोप्राइटर भी करा सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे कहिए कि अगर मैंने पहले बताया नोटरी एफिडेविट बहुत सिंपल पर्पसेस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपको वहाँ पे एफिडेविट करवाना है, वो आपका जिसे कहिए वो आपको बनवाना है, आपको किसी चीज़ की नोटरी करवानी है, आपको कोई सिंपल डॉक्यूमेंट करवाना है, आपको कोई हलफनामा कराना है, कोई वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आज के ज़माने में एक वकील के थ्रू हो जाती हैं। अगर आपको अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो ये चीज़ भी जिसे कहिए एक वकील के थ्रू हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो वकील होता है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करता है। जो एक मैंने अभी बताया जो रेंट एग्रीमेंट होता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, वो भी एक एडवोकेट के थ्रू होता है। और कोई भी किसी भी तरह की कोई भी बेसिक चीज़, किसी भी तरह की बेसिक चीज़, फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रिसिटी का मुकदमा भी है तो वो भी एक वकील आपको रिप्रेजेंट करेगा। अगर कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट भी है वो भी एक वकील आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो लोगों को अपने राइट्स नहीं पता रहते, लोगों को अपनी ड्यूटीज़ बहुत हद तक नहीं पता रहती। तो सबसे बड़ी राइट ये है कि कंज्यूमर का अगर मामला है तो आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, अगर क्रिमिनल का मामला है तो आप क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे, पहले आप ट्रायल में जाएंगे, फिर आप अपील में जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे कहिए अगर आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप आरटीआई, आप इंफॉर्मेशन कमीशन में जाएंगे, आप एक जिसे कहिए एक आरटीआई का एक नोटिस आप जिसे कहिए बनवाएंगे कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो आरटीआई के प्रोविजंस के थ्रू आपको जाना है। अगर आपको इनकम टैक्स में वो करनी तो इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू आप जाएंगे, अगर आपको अपील वो करनी है। अगर आपको जिसे कहिए आप का किसी ने लोन की कोई प्रॉब्लम है तो आपको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आपको जाना पड़ेगा, डीआरटी में आपको जाना पड़ेगा। कंपनी के मैटर्स के लिए अगर किसी की कंपनी है वो एनसीएलटी को जिसे कहिए रेफर करेगा। उसके बाद अगर किसी बिजनेसमैन के बीच में कोई मैटर्स हो रहे हैं दो बिजनेसमैन के बीच में, तो वो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जाएंगे, क्योंकि आर्बिट्रेशन का जो सबसे बड़ा प्रोसेस है वो होता है मीडिएशन, जिसे मध्यस्थता कहते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे आगे बहुत डिटेल में बात करनी है। तो ये एक तरह की यूटिलिटी ऑफ लॉ है, ये यूटिलिटी है आपकी कि ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम नहीं कर सकते। आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, आप किसी के साथ कोई ऑफेंस नहीं कर सकते, आप किसी के साथ कोई ट्रेसपास नहीं कर सकते, आप डेकोइटी नहीं कर सकते, आप किसी का हक नहीं मार सकते। अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगर किसी का मर्डर हुआ है, कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या उसके लिए डेथ सेंटेंस होता है। और अगर सिविल रेमेडी है, अगर आपने किसी को सिविल तौर पे एक किसी ने आपके खिलाफ सिविल रेमेडी सीख की है तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें यूटिलिटी ऑफ लॉ में आती हैं। सिविल जो कोर्ट्स होते हैं वो सिविल मैटर्स को देखते हैं, वो बेसिकली डैमेजेस प्रोवाइड कराते हैं एग्रीव पार्टी को, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो पनिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं और फाइन दिलवाते हैं एग्रीव पार्टी को। जो अफेंडर है उसको पनिशमेंट दिलवाते हैं, पनिशमेंट में भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, में भी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि डेथ सेंटेंस भी होता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में, वो ग्रेविटी ऑफ क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें जो क्रिमिनल कोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेल का प्रोविजन, कि बेल का मतलब होता है कंडीशनल रिलीज। जो एक बेल बॉन्ड भर के जब आदमी को छोड़ा जाता है वाया कोर्ट ऑफ लॉ तो वो बेल के थ्रू होता है। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने कि और बहुत सी स्टेट्स में तो एंटिसिपेटरी बेल थी, लेकिन कुछ टाइम पहले यूपी में भी एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन आ गया है। तो एंटिसिपेटरी बेल एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट में ली जाती है। हमको एंटिसिपेशन होता है कि हमको अरेस्ट किया जा सकता है, तो एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी यूटिलिटी ऑफ लॉ के ऊपर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बेसिक चीज़ें हैं, कानून की क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमको भी पता होनी चाहिए। हमको भी ये पता रहे कि अगर कोई आदमी हमको गलत तरीके से बिल दे रहा है, हमको हमने प्रॉपर मनी अमाउंट दिया है, वो हमको प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, तो हमारे पास ये रेमेडी है कि कंज्यूमर कोर्ट में हम जा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो हम रेरा में जा सकते हैं। ठीक है, अगर जिसे कहिए क्रिमिनल से रिलेटेड मैटर है तो हम क्रिमिनल कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और इससे रिलेटेड बहुत से कंप्लाइंसेस वर्क, अगर हमें कोई मकान खरीदना है, कोई चीज़ रेंट करानी है तो हम एक वकील के पास जा सकते हैं, हम रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अगर हमें कोई रेंट एग्रीमेंट कराना है उसे नोटराइज करा सकते हैं। अगर हमें अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराना है तो भी हम रजिस्ट्री ऑफिस में वाया मीडियम ऑफ एडवोकेट हम जाके एक मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स। अब आती है एडवांटेजेस ऑफ लॉ, कि लॉ की बेसिक एडवांटेजेस क्या होती हैं। सबसे बड़ी बात लॉ की एडवांटेज ये है कि लॉ इज़ यूनिफॉर्म एंड सर्टेन।
देयर इज यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी इन लॉ। एक यूनिफॉर्म चीज़ है लॉ और एक प्रॉपर सर्टेनिटी के लेवल पे वर्क करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आर्बिट्रेरी एंड डिसऑनेस्ट डिसीजंस जो होते हैं उससे लॉ हमको प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में अप्लाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम अपनी रिड्रेस लेके जा सकते हैं। हम अग्रीव्ड हैं, हम उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ जैसे कि डैमेजेस का सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल मैटर्स में हम इंजंक्शन कर सकते हैं उसके खिलाफ, हम उसके खिलाफ रेमेडी ले सकते हैं, और क्रिमिनल मैटर्स में हम उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है लॉ इज़ रिलायबल। लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिलायबिलिटी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉ इज़ द बेस्ट मीन्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो कोर्ट ऑफ लॉ से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ आर्बिट्रेटर्स भी अपॉइंट करते हैं, कि आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट्स होते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट एवरीथिंग इज बीन डन बाय द मीडियम ऑफ लॉ। द मीडियम ऑफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जो मेरा मानना है कि आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस हवा में रहते हैं, हर जगह कानून है। एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय लॉ, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय लॉ, एंड एवरीथिंग इज गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। लॉ इज एवरीवेयर, यू कांट एक्सक्लूड द लॉ। आप लॉ से हटके नहीं कुछ कर सकते। हर जगह, हर एक छोटी चीज में, हर एक बड़ी चीज में, कण कण में विधि का ज्ञान है। विधि हर जगह मौजूद है, लॉ आपका हर जगह मौजूद है, कानून हर जगह मौजूद है, आप उससे हट नहीं सकते। दूसरी और जो एक दूसरी क्या है, जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टेक्नोलॉजी है आजकल के टाइम में, जो लॉ ने टेक्नोलॉजी को एक इम्पेटस दिया है, जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है बेसिकली, तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत से लोग, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि कई लोग अपनी कंप्लेंट्स ट्विटर पे कर रहे हैं। जिन लोगों को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है वो अपनी बातें ट्विटर पे कह रहे हैं, वो कंप्लेंट कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को कंप्लेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, फेसबुक पे वो पोस्ट लिख रहे हैं। अगर किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, या कोई भी टर्नी होती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो अनअवॉइडेबल है, जिसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी बुरी बात, कोई भी गलत बात, तो फेसबुक, ट्विटर और सारे सोशल नेटवर्किंग जो है, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तो लॉ का एक ये बहुत बड़ा इम्पेटस है, और ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी, एक तो हर जगह आपको लॉ के पोर्टल्स दिख जाएंगे, हर जगह आपको जितने भी लॉयर्स हैं, लॉयर्स ने अपने पेजेस बनाए हुए हैं, तो आप लॉयर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास पोस्ट का ऑप्शन है। आपके पास पोस्ट का ऑप्शन है, आप उस पोस्ट पे लिख सकते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है और मैं अग्रीव्ड हूँ और मुझे आई वांट जस्टिस एंड ऑल, तो फौरन एक्शन लिया जाता है। ट्विटर पे कई लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, फेसबुक पे कई लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, और अपने मीन्स को, अपने आप को एक्सप्रेस करने का सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको ऑप्शन देती हैं। तो लॉ ने लॉ के इम्पेटस के थ्रू कई लॉ फर्म्स ने और कई लॉ पब्लिशिंग हाउसेज ने और कई लोगों ने अपने पेजेस बनाए हैं, कई एनजीओज ने अपने पेजेस बनाए हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से एक इम्पेटस हुआ है। ये एक बेसिक एडवांटेजेस हैं जो आज के ज़माने में हम देखते हैं, ये बहुत प्रॉपर एडवांटेजेस हैं लॉ की। तो आज का जो एपिसोड है यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ लॉ पे, वो यहीं पे ख़त्म होता है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल, एंड प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।